आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे और व्याकरण में आपको विलोम, वचन, लिंग, समास, संधि और प्रत्यय, उपसर्ग और आदि विषय आ जाते हैं। यहाँ पर आज हम समास के बारे में जानकारी करेंगे। और समास माने क्या है? कुछ शब्दों के मिलन से ही बनते हैं और समास। और यहाँ पर एक शब्द देने से उस शब्द को विग्रह करके समास का नाम पहचानना है। समास का नाम पहचानना है। और आज हम व्याकरण पद्धति में और इन विषयों को जानेंगे। और व्याकरण पद्धति में एक आगमन पद्धति और एक निगमन पद्धति होता है। आगमन और निगमन। और यहाँ पर और इन विषयों के बारे में आप जानने के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं कह रही हूँ कि आगमन निगमन पद्धति से व्याकरण पढ़ाया जाता है। और संधि या समास, उपसर्ग, प्रत्यय और इन विषयों की जानकारी करने से पहले हम इन नियमों का पालन करते हैं। और यहाँ पर आप समास देखें तो लोकगीत और आप ही बता सकते हैं और यह कौन सा समास है। और यहाँ पर देखिए लोकगीत, लोगों का गीत। और यहाँ पर कला क्षेत्र, कला का क्षेत्र। और एक 5-6 तक हम लिखे तो आपको मालूम आ जाते हैं और कौन सा शब्द रखने से कौन सा समास हो जाता है। लोक साहित्य, लोकों का साहित्य। और ये शब्द आपको कहाँ मिले? लोकगीत पाठ से। और लोकगीत पाठ से कई तरह के व्याकरण हम पढ़े हैं, फिर भी समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग नहीं पढ़ने से वह पाठ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए और इसके अनुसार हम करेंगे। यहाँ पर जन गीत, इसमें काम क्या है? जन गीत, जन गीत और जन के गीत आप ही बता सकते हैं। और ये नियम क्या है? जन बोली, जन बोली मीन्स जन की बोली। और इसके लिए 1 मार्क रहेगा, फिर भी आपको पूर्ण रूप से जानकारी है तो कभी भी आप कर सकते हैं। और इसका नियम कभी इतना कठिनाइयाँ नहीं मिली। प्रेम युक्त, प्रेम से युक्त। यहाँ पर आप देखिए लोकप्रिय और यहाँ पर कॉमन शब्द जो आए क्या है? कॉमन शब्द एक पाठ से हमें इस तरह की जानकारी है तो आप जल्दी मन में रख ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लोकगीत, कला क्षेत्र, लोक साहित्य, जनगीत, जनबोली, प्रेमयुक्त, लोकप्रिय। और इन शब्दों को हम विग्रह करने से, और इसे कहते हैं विग्रह करना, इसे कहते हैं विग्रह करना। विग्रह वाक्याన్ని చేయడం। ఈ పదాలు మనకి ఏ పాఠంలో నుంచి కనబడ్డాయి? లోక్గీత్ నుంచి కనబడ్డాయి। కాబట్టి లోక్గీత్ నుంచి కనబడిన ఈ పదాలని మనం అదే పాఠం తర్వాత సాల్వ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అవి మళ్ళీ చదవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది। తర్వాత ఇప్పుడు మనకి నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోసారి తీయగానే మనం దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చాలా తక్కువ టైం తీసుకోవచ్చు।
కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి లోక్ గీత్ అనగానే మనకి విగ్రహ వాక్యం లోగోంకా గీత్. ఎందుకు అలా అనాలి? ఇక్కడ లోక్ గీత్ రెండు పదాలు ఉన్నాయి, పదాల కలయికనే సమాసము అంటారు. అయితే ఈ రెండు పదాలలో గీత్ అనేది పుల్లింగ్ వర్డ్, గీత్ అనేది పుల్లింగ్ వర్డ్. తెలుగులో లాగా మామూలుగా అన్ని పదాలకి లింగాలు అనేవి ఒకేలా ఉండవు. దీంట్లో పదాలను బట్టి దాని लिंग निर्धारण ఉంటుంది. కాబట్టి लिंग के अनुसार जो शब्द होते हैं और उसके अनुसार ही व्याकरण होती है और उसके अनुसार ही भाषा होती है. और दूसरों से हम कुछ कहना चाहे तो और उन विषयों के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए और उसी प्रकार ही हम भाषा फ्लुएंसी ऐसा बन जाती है. और यहाँ देखिए लोकगीत, गीत क्या है? पुल्लिंग वर्ड है, इसलिए लोकगीत लोगों का, लोक माने क्या है? लोग, लोकगीत लोगों का गीत. और यहाँ पर देखिए लोगों का गीत, और लोगों का गीत क्या होता है? लोकगीत होता है. और यहाँ पर देखिए कला क्षेत्र, कला का क्षेत्र, और यहाँ भी क्षेत्र पुल्लिंग वर्ड है. इसे क्षेत्र पुल्लिंग समझे तो हम कला का क्षेत्र बोलते हैं. और यहाँ पर देखिए लोक साहित्य, और साहित्य भी पुल्लिंग वर्ड है, इसलिए लोगों का साहित्य. और जनगीत, और गीत क्या है? जन के द्वारा किया गया गीतों को जनगीत कहते हैं. और जन के जो गीत होते हैं वो जनगीत होते हैं. और यहाँ पर जन बोली, और बोली क्या है? स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए ही लगाना. जन बोली माने क्या है? बोली स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए बोली के सामने क्या रखना? ही रखना. और प्रेम युक्त, प्रेम से युक्त, और प्रेम से युक्त होने वाला क्या होता है? प्रेम युक्त होता है, इसलिए प्रेम से युक्त होने वाला प्रेम युक्त होता है. लोकप्रिय, लोक के प्रिय, और लोगों के प्रिय, ऐसा लोगों के ऐसा सुटेबल नहीं होगा, इसलिए लोक के प्रिय. आपको इन्हें देखकर, इन विग्रह वाक्यों को देखकर हमें क्या पता लग रहा है? बोलिए. यहाँ पर का, के, की, से, के, और इन शब्दों से ही विग्रह वाक्य बने. और यहाँ पर देखें तो आगमन पद्धति क्या है, निगमन पद्धति क्या है? ఆగమన పద్ధతి అంటే ఏంటి, నిగమన పద్ధతి అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ఆగమన పద్ధతిలో ఉదాహరణలు ఇస్తూ అప్పుడు మనం నియమం వైపు వెళ్తాం. ఈ నిగమ పద్ధతిలో ఎట్లా ఉంటుంది? ఫస్ట్ సూత్రం నియమం చెప్పబడుతుంది, ఆ తర్వాత ఉదాహరణలు ఇస్తారు. అయితే మనకి ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణలతో నియమాన్ని రాయడం కరెక్టా, లేకపోతే ఆగమన పద్ధతి నియమాన్ని ఫస్ట్ రాసి తర్వాత ఉదాహరణ ఇవ్వడం కరెక్టా, లేకపోతే ముందు ఉదాహరణ రాసి నియమం వైపు వెళ్ళడం కరెక్టా? और यहाँ पर देखिए आगमन पद्धति, और ये क्या है? आगमन पद्धति, क्योंकि मैं नियम नहीं बता, आपके द्वारा ही मैं बोल सकती हूँ. क्योंकि और यहाँ पर का, के, की, से, के, और इन शब्दों के द्वारा आपको मालूम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर संबंध कारक के शब्द दिख रहे हैं. संबंध कारक है, आप जानते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं. और वो उस विषय को हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. और कारक कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं. और 8 प्रकार में का, की, के, से, और ये किस कारक में आ जाते हैं? संबंध कारक में आ जाते हैं. और संबंध कारक में संबंध कारकों के द्वारा किए जाने वाले विग्रह वाक्यों को हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं. क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं. और नियम क्या है?
संबंध कारकों से बने हुए विग्रह वाक्यों को तत्पुरुष समास कहते हैं। और यह कौन सी विधि है? आगमन विधि है। आगमन विधि को ही वैज्ञानिक की ओर से श्रेष्ठ पद्धति मानेंगे, क्योंकि बच्चों को उदाहरण देने से कॉमन वर्ड्स जो दिखते हैं और उन उदाहरणों से ही बच्चे नियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नियम बनाते हैं। आप बोलिए नियम क्या है? यहाँ पर संबंध कारक शब्दों से बने हुए विग्रह वाक्यों को क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। पहले हम क्या जानना है, और ये शब्द स्त्रीलिंग के है या पुल्लिंग है, पहले सोचना। तत्पुरुष समास का अर्थ क्या है और ये शब्द स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, और पहले सोचना। और इसके अनुसार हम बता सकते हैं पाठ के बाद जो वाक्य बनाने के लिए हमें उस पाठ के संबंधी शब्दों को भी लेते हैं। और यहाँ पर क्षेत्र माने क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसलिए कालम है। और साहित्य भी पुल्लिंग शब्द है, कालम है। और गीत क्या है? बहुवचन है। और गीत जन के गीत, और जन के द्वारा गाए गए गीत को क्या कहते हैं? जन के गीत कहते हैं। और यहाँ पर बोली स्त्रीलिंग है और इसलिए की। और प्रेम से युक्त, और प्रेम युक्त कौन है? प्रेम से युक्त रहने वाले, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले को प्रेम युक्त कहते हैं। और यहाँ पर लोग के प्रेम। अब बोलिए आगमन पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति माने क्या है? पहले उदाहरण दिया जाता है, उन उदाहरणों से नियम की परिभाषा हमें निकलती है। ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఉదాహరణలు ముందుగా ఇచ్చి ఆ ఉదాహరణలో గ్రహించిన విషయంతో పిల్లలు నియమాన్ని తయారు చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు మనం నియమాన్ని తయారు చేయాలి అని అంటే మనం ఫస్ట్ ఉదాహరణని ఏ రకంగా వచ్చాయో చూడొచ్చు. అప్పుడు తత్పురుష సమాసాన్ని మనం ఎలా నియమాన్ని తయారు చేయొచ్చు? సంబంధ కారక పదాలతో ఏర్పడిన విగ్రహ వాక్యాలను తత్పురుష సమాసంలో మనం తీసుకోవచ్చు. అందుకని ఇక తత్పురుషులో ఎప్పుడైనా కూడా మనము దీన్ని విగ్రహవాక్యం చేసినప్పుడు కా 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 కే కీ సే కే అనే పదాలు ఎప్పుడైతే వస్తాయో అప్పుడు మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? ఇది తత్పురుష సమాసం అని చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా నిగమన పద్ధతి ఉంది, ఇది కూడా ఒక వ్యాకరణంలో పద్ధతి. కానీ మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్టే నియమాన్ని రాస్తాం. ఇది ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? మనం ఫస్ట్ ఉదాహరణలు ఇస్తాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పద్ధతి ఏంటి? आगमन पद्धति। और उदाहरण देने से नियम बनता है, और यहाँ नियम के अनुसार उदाहरण बनते हैं। समझे? और आगमन पद्धति में पहले उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद नियम बनते हैं। और यहाँ निगमन पद्धति में नियम देते हैं और नियमों के अनुसार उदाहरण बनती है। और इन दो पद्धतियों में आपको कौन सा अच्छा लगा? मुझे तो और वैज्ञानिक पद्धति आगमन पद्धति है, ठीक है, क्योंकि उदाहरण को देखकर और समास का नियम बनाते हैं। लेकिन और निगमन भी नियम को कंठस्थ करने के बाद नियम के बारे में समझ में आने से और ये विग्रह वाक्य भी कर सकते हैं। लेकिन उदाहरण देके तो एक विषय के बारे में जानकारी होती है और उसके बाद हम बोल सकते हैं। और नियम क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में नियम है, और ये आप लिख लेना है। और तत्पुरुष समास के बारे में इसके बाद और एक समास के बारे में जानना है।
बताती हूँ, आप ही बोलिए कौन सा समास है। हीर और रांझा, हीर और रांझा। और यहाँ पर किस शब्द रिपीट हो रहे हैं देखना। सोहनी और महीवाल, डोल मारो, डोल और मारो। स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। और ये कॉमन जो वर्ड्स आए उन्हें पहचाना और समास का नाम बताना। समास मैं बताती हूँ और समास के अनुसार कौन से शब्द रिपीट हो गए आप बोलिए। स्त्री और पुरुष। नाच गान। और इसमें नाच और गान। गद्य पद्य, गद्य और पद्य। गीत संगीत, गीत संगीत। और यहाँ पर आपको दो विषय के बारे में जान लिए हैं आप। क्या है? एक क्या है कॉमन, और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आइफन लगा हुआ है। आइफन, आइफन को क्या बोलते हैं? योजक। क्या बोलते हैं? योजक। हिंदी में आइफन को क्या बोलते हैं? और ये विराम चिन्ह के बारे में भी 9th क्लास में मैंने दी। और योजक, योजक माने क्या है? आइफन। और यहाँ पर आइफन के साथ जो शब्द आए हैं, और इन आइफन के साथ और क्या है एक नियम? एक संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्दों के मिलन से विग्रह वाक्य करते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। और यहाँ पर और ऐसे आए, और इन शब्दों को अब ऐसा आइफन आए
और यहाँ पर हाइफन और क्यों है ऐसा? किसी संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से बने हुए विग्रह वाक्यों को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास है यह? द्वंद्व समास। हर एक पाठ के बाद जो समास होते हैं और इसी नियमों के अनुसार हम बता सकते हैं यह समास कौन सा समास है और यह वाक्य कौन सा समास से ली गई है। और यहाँ पर हीर रांझा, और ये क्या है? दो नाम है, हीर रांझा और हीर और रांझा। राम रहीम, राम और रहीम। सीता राम, सीता राम, सीता और राम। माता पिता, माता और पिता। और ऐसा किसी संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द होते हैं और उनके अनुसार किए गए वाक्यों को द्वंद्व समास कहते हैं। और बीच में क्या लगा हुआ है? और कॉमन योजक लगा हुआ है। మధ్యలో ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? ఐఫన్ ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఐఫన్తో ఏవైతే ఉంటాయో కామన్గా 90% ఇలాగే ఉంటాయి ద్వంద్వ సమాసాలన్నీ కూడా. అది కూడా రెండు నామవాచకాలు కానీ రెండు సర్వనామాలు కానీ వాటితో తయారు చేసిన పదాలు, ఆ పదాలతో చేసిన విగ్రహ వాక్యాలని మనం ద్వంద్వ సమాసంగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ నామవాచకాలు ఉన్నాయి మనకి. ఇక్కడ స్త్రీ పురుష అంటే కామన్గా ఉంది, మనం జెంట్స్ అండ్ లేడీస్ అని ఇట్లా చెప్పుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ మైథిలి కోకిల అని కూడా ఇవన్నీ పేర్లు. డ్యాన్స్ చేస్తుంటాం, దాన్ని ఎవరైనా మూమెంట్స్ ఇస్తున్నప్పుడు దాన్ని డ్యాన్స్ అని పేరు పెడతాం. అదేవిధంగా ఎవరైనా గొంతు ఎత్తి పాడినప్పుడు దాన్ని పాట అంటాం. అదేవిధంగా ఒక ప్రోజ్ కానీ ఒక పోయట్రీ కానీ చూసినప్పుడు దానికంటూ ఒక పేర్లు ఉంటుంది. అదేవిధంగా పేర్లతో తర్వాత సర్వనామాలతో కూడిన పదాలతో కలిపి విగ్రహ వాక్యాలు చేస్తే అవన్నీ కూడా ద్వంద్వ సమాసంలోకి వస్తాయి. किन शब्दों को लेना है? संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्दों से और विग्रह वाक्य करते हैं. यहाँ पर विग्रह वाक्यों से बने हुए वाक्यों को द्वंद्व समास कहते हैं. और यहाँ पर नाम संज्ञा रहना वो शब्द या सर्वनाम रहना, संज्ञा शब्द होने दो और सर्वनाम शब्द होने से और ऐसा शब्द लगाकर हम द्वंद्व समास लिखते हैं. समझ में आया? तत्पुरुष क्या है? तत्पुरुष माने का, की, के, से, इन कारकों से बने हुए विग्रह वाक्यों को हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं. और यहाँ पर योजक के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से विग्रह वाक्य हम बनाते हैं और वो वाक्य क्या है? द्वंद्व समास. और विग्रह वाक्यों को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं. और एक देखिए, नेक्स्ट क्या है? 12 मास. 12 मास. 12 मास. 12 मास माने क्या है? 12 मासों का समूह. 12 मासों का समूह. यह शब्द है और यह विग्रह वाक्य है. और इस पाठ से सिर्फ एक ही
समास है। और कैसे हमें पता चलता है कि 12 मास, यहाँ पर कौन सा अंश आपको पता लग रहा है? नंबर। 12 माने क्या है? नंबर। और नंबर से बने हुए विग्रह वाक्यों को कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। कौन सा समास है? द्विगु समास। ఈ తెలుగులో కూడా సంఖ్యను తెలిపే విగ్రహ వాక్యాన్ని మనం ద్విగు సమాసంగా చెప్పుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ మనకి లోకగీతలో ఒకటే ద్విగు సమాసానికి సంబంధించిన శబ్దం వచ్చింది. అయితే 12 मास मीन्स और जो लोकगीत गाने के लिए जो अवसर पर गाए जाते हैं, और वो अवसर कौन सा हो सकता है? 12 मास। और 12 मासों का समूह को 12 मास कहते हैं। और इस पाठ से हमें द्विगु समास सिर्फ एक ही मिल गया। और बाद में नेक्स्ट और एक है, और ये कंप्लीट द्विगु समास है। और यहाँ देखिए अनंत संख्या। अनंत संख्या, अनंत संख्या माने अनंत है जो, अनंत है जो संख्या अनंत संख्या कहलाती। और यहाँ पर विशेष विधि, और एक में क्या है? विशेष विधि। जो विशेष होता है वो विधि विशेष विधि है। विशेष है जो, विशेष है जो विधि, कौन सा विधि है? विशेष विधि है। नेक्स्ट अटूट। अटूट संबंध। अटूट संबंध। अटूट संबंध माने क्या है? अटूट है जो संबंध। अटूट है जो संबंध कौन सा है? अटूट संबंध है। अटूट माने क्या है? उसे टूटा नहीं जा सकता। और महाव्यक्ति, महाकवि, महाव्यक्ति भी लिख सकते हैं, फिर भी महाव्यक्ति, महान जो होते हैं, महान है जो कवि क्या होता है? महान कवि हो जाते हैं। और यह हाँ है, आपको ऐसा धा ऐसा दिख रहा है थोड़ा। महान है जो कवि कौन है? महाकवि। यहाँ पर अनंत संख्या माने क्या है? अनंत है जो संख्या क्या है? अनंत संख्या है। और विशेष विधि क्या है? विशेष है जो विधि, उसे कहते हैं विशेष विधि। और अटूट संबंध, अटूट है जो संबंध क्या है? अटूट संबंध है। और महाकवि क्या है? महान है जो कवि। ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్తాం మనం తెలుగులో? అనంత సంఖ్య అంటే అనంతమైన సంఖ్య కలది అనంత సంఖ్య. అంటే దానికి అనంత ఏ రకంగా అయితే ఉంటుందో దాని సంఖ్యని మనం అనంత సంఖ్య అని చెప్పొచ్చు. విశేష విధి ఏదైతే విశేషతను కలిగి ఉంటుందో, ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుందో ఆ విధిని ప్రత్యేక విధి అని చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా అటూట్ సంబంధ్ అంటే ఏదైతే కూడా टूटा नहीं जा सकता। अटूट माने क्या है? टूटा नहीं जा सकता। और अटूट माने क्या है? टूटा ऐसा टूट नहीं सकता। और उस संबंध को क्या कहते हैं? अटूट संबंध कहते हैं। और महाकवि क्या है? और जो महान होते हैं और उस कवि को क्या कहते हैं? महाकवि कहते हैं। और यहाँ पर और इसे कहते हैं कर्मधाराय समास। इसे कहते हैं
कर्मधाराय समास, यहाँ पर कर्मधाराय समास, हेडिंग यहाँ पर लगाइए आप, अनंत संख्या। और ये पूरे शब्द, मैं अब समास के बारे में बोली और उन समास के जो शब्द है और किस पाठ से हैं, लौकिक पाठ से हैं, और इसके अलावा और उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग माने क्या है? प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स।